हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। आपको पता है कि हम लोग अपना जो मैगजीन है तर्कश तर्कस का जो हम लोग नेशनल कवर कर रहे हैं, और नेशनल में हम लोग क्या देख रहे थे, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स देख रहे थे। जो भी रिमेनिंग है उसको हम लोग आज देख लेंगे। सो वेलकम वंस अगेन। अच्छे से वीडियो को देखिए और जो आपसे पूछा जाता है उसको आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो हम लोग कल तक जो देख लिए थे, अगला जो हमारा जो स्कीम है उसका नाम है विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ इनिशिएटिव। इसका पूरा का पूरा नाम यही है कि विकसित भारत हम लोग को कब तक कर लेना है, 2047 तक। कहने का मतलब क्या है कि डेवलप्ड इंडिया की बात की जा रही है। डेवलप्ड इंडिया, ठीक है। कब तक हमारा टारगेट है, 2047 तक। जब हमारा देश का आज़ादी का 100वां साल होगा तब हम लोग अब खुद में क्या होना चाहते हैं, डेवलप्ड कंट्री का एक वो चाहते हैं कि हम लोग डेवलप्ड कंट्री बन के उभरें। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए इनिशिएटिव लाया गया है कि हम लोग यूथ का जो वॉइस है उसको सुना जाए। ये मिस्टर मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा दिसंबर 11 को 2023 को ये लॉन्च किया गया। और उसमें ये बोला गया कि ये क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, एक एक पोर्टल बनेगा जहाँ पे क्या करेगा कि पूरे देश के जितने भी हिस्से हैं, सभी हिस्से से जो यूथ है उनका कंट्रीब्यूशन, उनका आइडियाज़ को सुना जाए और उस पर काम किया जाए। किस किस फील्ड में, इट माइट बी इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कोई भी देश जो है वो विकसित कैसे होता है, कब कहा जाता है, तो ये डिपेंड करता है वहाँ के HDI इंडेक्स पे, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। या फिर वहाँ का अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ, डेवलप इकोनॉमी किस तरीके का है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। या फिर वहाँ का जो इकोनॉमी है वो क्या है, वहाँ का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, GDP क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, इस पे डिपेंड करता है। और जो कुछ जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और IMF, इन लोगों के द्वारा भी बताया जाता है कि अगर किसी कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है वो अप टू द मार्क है, एक लेवल से ऊपर है, तब वो कंट्री जो है वो क्या कहलाएगा, डेवलप्ड कंट्री कहा जाएगा, है ना। वो उसमें क्या क्या देखा जाएगा, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ देखा जाएगा, है ना, डेवलप्ड इकोनॉमी देखी जाएगी, उसमें ह्यूमन HDI रैंकिंग देखा जाएगा कि आपका जो HDI रैंकिंग है उसमें क्या क्या देखा जाता है, कंपोजिट ऑफ इंडेक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम, है ना, इनकम पर कैपिटा एक्सेट्रा। तो ये सब देखा जाता है। उसके बाद क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसको सस्टेनेबल गोल से क्या कर दिया गया है, अलाइन कर दिया गया है। आपको पता है कि जो इंडिया में हमारा जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है फॉर द अवेयरनेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 28 मई को। ध्यान रखिएगा, 28 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, ठीक है। तो उसको ऐलान कर दिया गया किससे, SDG गोल से। तो हम SDG गोल देख लेते हैं। तो SDG गोल क्या है, ये UN के द्वारा बनाया गया है। इसमें 17 गोल्स दिए गए हैं। अगर पहले गोल की बात करें तो सबसे पहले वो नो पॉवर्टी की बात करती है कि गरीबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा में क्या है, जीरो हंगर। अब जब गरीबी नहीं होगा तो क्या होगा, लोग भूखे भी नहीं रहेंगे। इसको याद करने का तरीका बता रहे। तीसरा में कि अगर लोग भूखे नहीं रहेंगे, जीरो हंगर हो जाएगा, तो गुड हेल्थ होगा और वेल बीइंग हो जाएगा। जब वेल बीइंग हो जाएगा, जब आपका पेट भरा रहेगा, तो आप क्या चाहेंगे, आप पढ़ना चाहेंगे, क्वालिटी एजुकेशन चाहेंगे। और जब क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा, जब हमारा एक कंट्री ऑफ वास्ट पॉपुलेशन जो है वो ये एजुकेटेड हो जाएगा, तो वो जेंडर इक्वालिटी की बात करेगी। तो हमारा जो 5वां जो है SDG गोल है वो क्या है, जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद जब जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, जब हम पढ़ लिख लेंगे, तो क्लीन एयर सैनिटेशन की बात करेंगे। हमको सब कुछ साफ सुथरा चाहिए, हवा पानी, है ना, जहाँ पे रह रहे हैं वो सब। उसके बाद हम फिर क्या बात करेंगे लास्ट में, उसके बाद हम 7वां जो गोल है वो हम क्या बात करेंगे, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करेंगे। 8वां जो हमारा गोल है वो क्या है, डिसेंट वर्क। जब आप सब कुछ अच्छे हो जाएंगे तो आपको चाहिएगा क्या, एक डिसेंट वर्क और इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहिए। जब इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहिए और डिसेंट वर्क चाहिए, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और जब ये सब हो जाएगा तो 10वां जो गोल है हमारा क्या है कि जब ये सब होने लगेगा तो जो इनइक्वालिटीज है सोसाइटी में, लोगों में, वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। द 10th SDG इज रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड इन इक्वालिटी। जब रिड्यूस्ड इन इक्वालिटी होगी तो क्या होगा, सस्टेनेबल सिटीज बनेंगे, कम्युनिटीज बनेंगे, एक्सेट्रा बनेंगे। ये हमारा क्या है, 11वां गोल है। 12वां गोल क्या है कि हम जब जब पढ़े लिखे हो जाएंगे, डिसेंट वर्क मिलेगा, इंडस्ट्री होगा, इनइक्वालिटी कम जाएगा, सस्टेनेबल सिटी बन जाएंगे, तो क्या होगा, हम लोग किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्सिबली क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे। तो यही हमारा क्या है, 12वां गोल है कि हम रिस्पॉन्सिबली कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन करेंगे। जब ये सब हो जाएगा तो लास्ट में बात आएगी क्या,
कि क्लाइमेट एक्शन पे हम ध्यान देंगे, और जब क्लाइमेट एक्शन होगा, जब सब कुछ आएगा, तो हम जो लाइफ बिलो वाटर की बात करेंगे कि जो पानी में रहने वाला जिन जीव जंतु हैं उनका लाइफ पे भी हम ध्यान देंगे, और जब इनका देंगे तो फिर लैंड वाले पे देंगे, और जब लैंड वाले पे सब दे लेंगे तो फिर हम पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। और ये सब बात करने के बाद जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, द 70th गोल इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। एक दूसरे से हम लोग सहयोग करेंगे, पार्टनरशिप करना चाहेंगे। तो दीज वर द 17 गोल्स। ये जो 17 गोल्स है एसटीजी, ये है। अगर हम बात करें हमारे देश की, इंडिया की, तो हमारा जो इंडिया है वो कब चाह रहा है हम ये पूरा का पूरा 17 गोल्स को कंप्लीट करने का? तो हमारा जो टारगेट है वह है 2030, 2030 तक हम लोग चाह रहे हैं कि जो 17 गोल है उसको हम फुलफिल कर लें। अब बात करेंगे, आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि जो 17 गोल्स है उसका जो नोडल एजेंसी है, नोडल इंस्टीट्यूशन है, वो कौन सा है? तो वो है नीति आयोग। ये जो जितने भी गोल्स है इसको इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इसमें नीति आयोग का रोल आता है। आपको नीति आयोग के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि नीति आयोग का पहले कैसे प्लानिंग कमीशन था। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है कि नीति आयोग जो है कब बना, है ना? नीति आयोग कब बना, डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग, और ये पहले इसका क्या नाम था ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा 3 गोल जो हमारा गुड हेल्थ है ना, और क्वालिटी एजुकेशन, और जेंडर इक्वालिटी, और गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये तीनों चारों को मर्ज करके हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी के साथ अलाइन कर दिए हैं। ठीक है, हमारा जो अगला जो है जो स्कीम है या बोल सकते हैं इनिशिएटिव, वो क्या है कि अलायंस हम लोग बनाए हैं। किसके साथ बनाए हैं हम लोग अलायंस? जो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कंट्रीज आती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या? तो ये काइंड ऑफ एक एनुअल मीटिंग होता है। कहाँ होता है? ये होता है यूरोप, है ना, यूरोप के स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यूरोप के स्विट्जरलैंड में एक मीटिंग होता है। कौन से शहर में? दावोस एक शहर है, वहां जाके क्या होता है, मीटिंग होता है। उसमें मीटिंग में कौन कौन भाग लेते हैं? एक तो कि G20 के कंट्रीज के जो भी हेड होते हैं वो, या फिर जो भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं वो भी जाते हैं, जो बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं वो भी जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, देश के रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं वो जा सकते हैं। तो जब वहाँ बैठे तो वहाँ बात किस चीज़ की गई कि अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। आपको इक्वालिटी तो पता होगा कि बराबरी की बात कर रहे हैं, बट इक्विटी का मतलब क्या होता है? इम्पार्शियल होना, फेयर होना, है ना, एक ट्रांसपेरेंसी देखना। ठीक है, तो हम जो हैं वो जेंडर की बात कर रहे हैं किस चीज पे? ग्लोबल लेवल पे गुड जेंडर इक्वालिटी, कि जो जेंडर में इक्विटी एंड इक्वालिटी क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। मतलब कि ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इक्वालिटी, बराबरी सब अच्छे लेवल पे होना चाहिए, ग्लोबल लेवल पे। इसी के लिए मीटिंग में बात आई, और 15 से 19 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी उसमें एक अलायंस बनाया गया। अब अलायंस का ये जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि हम फोस्टर क्या करेंगे? नॉलेज शेयरिंग करेंगे, कि दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिस, पूरे दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिस हो रहा है किस चीज़ पे? कि वीमेन के हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, इंटरप्राइज को लेके, उसको हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। जैसे अगर हमारे इंडिया में अगर कोई बहुत अच्छा प्रैक्टिस है तो वो क्या करेगा? कोई दूसरी कंट्री जैसे यूएस, यूके, चाइना, जापान जैसी कंट्री हम लोग से देखेगा, और अगर जापान का कोई ऐसा कल्चर या कोई ऐसा प्रैक्टिस है जो हम लोग को अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करना है तो हम लोग उससे सीखेंगे। तो इसी का मोटिव जो है ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी का मोटिव यही है। ठीक है, इसमें जो है G20 के लीडर्स मिलकर डिक्लेरेशन करते हैं और वो मिलकर एक विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर हम बात करें इसको सपोर्ट करने की तो आपको बिल गेट्स और उनकी पत्नी का जो फाउंडेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स, उनके द्वारा ये क्या किया गया? सपोर्ट किया गया। और साथ में हमारे यहाँ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर वीमेन लीडरशिप, और जिसको गाइड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके मिनिस्टर कौन है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में कहाँ? कोडरमा में। ठीक है, ये बीजेपी की लीडर हैं और अभी मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ये है। WEF है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये इसका नेटवर्क पार्टनर बनेगा, और इन्वेस्ट इंडिया जो है वो क्या है? इंस्टीट्यूशनल पार्टनर बनेगा। अब कुछ फैक्चुअल डेटा है वीमेन एम्पावरमेंट को लेके इंडिया में। आपको पता है कि अभी हाल ही में हम लोगों ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 जो है लाया है, जिसमें क्या किया हम लोगों ने? 33%, 1/3 जो है लोकसभा सीट का, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या दिल्ली असेंबली में हम लोग 1/3 सीट क्या कर दिए हैं? रिजर्व कर दिए हैं फॉर द वीमेन। दूसरा कि हमारा जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बढ़ के 23.3% से बढ़ के 37% हो चुका है। ये किसके हिसाब से? एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से। अगर हम बात करें फीमेल इनरोलमेंट की हायर एजुकेशन में तो वो 28% हो गया है पिछले 10 साल में। अगर हम बात करें स्टेम में, स्टेम क्या होता है?
साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स कोर्सेज में तो जो शेयर है वीमेंस का वो 43% है, और विच इज हाईएस्ट इनरोलमेंट रेट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर हम स्टेम की बात करें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में, तो सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट हमारे कंट्री इंडिया में 43% है, विच इज अ रिमार्केबल नंबर। ओके, अब हम अगला जो चलते हैं, वो अगला जो हमारा स्कीम है वो क्या है, पृथ्वी स्कीम। पृथ्वी स्कीम का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पृथ्वी, पृथ और वी अलग अलग कर लीजिए। पृथ का मतलब हो गया पृथ्वी, और वी का मतलब क्या हो गया, विज्ञान। तो पृथ्वी विज्ञान स्कीम इसका पूरा नाम है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पृथ्वी स्कीम बोलते हैं। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। और कब लॉन्च किया गया, जनवरी 5 को लॉन्च किया गया। इसमें क्या किया गया कि जो हमारा, आप नाम से समझ में होगा, पृथ्वी विज्ञान मतलब हम क्या करेंगे, हमारा जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम क्या जानना चाहेंगे, उसके बारे में हम क्या जानना चाहेंगे कि जो हमारा जो 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 भी है पृथ्वी से रिलेटेड, जैसे ओशियंस, एटमॉस्फेयर, जियोस्फेयर है ना, क्रायोस्फेयर, सॉलिड अर्थ, उसके बारे में जो जो चेंजेज आ रहा है। अभी आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का जो इरा चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे अर्थ पे क्या क्या चेंजेज हो रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा है, क्या हजर्ड है, क्लाइमेट हजर्ड क्या है, वेदर ओशनिक क्या है, कैसे ओशन पोल्यूट हो रहा है, कैसे हमारा एयर पोल्यूट हो रहा है, कैसे एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, कैसे वेदर फेनोमेना चेंज हो रहा है, मानसून कैसे चेंज हो रहा है, वो सब के बारे में हम, हमारा पोलर, अगर हम पोल पे देखेंगे तो कैसे वहाँ का बर्फ पिघल रहा है, ये सब कुछ हम क्या करेंगे, ये जो पृथ्वी मिशन है उसके लिए हम उस पर हम क्या करेंगे, काम करेंगे और सीखेंगे। अब इस स्कीम में भी ना 5 सब स्कीम है। जो 5 सब स्कीम है उसका नाम क्या क्या है, पहला तो है एक क्रॉस स्कीम। एक क्रॉस स्कीम क्या है, ये एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक क्रॉस क्या है। एक क्रॉस की बात करेंगे तो वो उसके बाद क्या है, ओ स्मार्ट है, पेसर है, सेज है और रीच आउट है। ये 5 सब स्कीम्स इसके अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद आप अभी हाल में सुने होंगे एक डीप ओशियन मिशन का जो हमारा स्कीम है, वो भी किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। उसका एक स्कीम का बात सुने होंगे, जिसमें क्या बात बोला जा रहा है कि 3 लोग होंगे, एक पॉड में बैठ के हम ओशियन के सबसे नीचे जाके क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे, है ना, खुदाई करेंगे। तो आपको ये बता देते हैं कि ये देखिए, ये जो पॉड है इसका नाम क्या है, समुद्रयान। तो जो हमारा डीप ओशन मिशन है ना, उसी का नाम क्या है, समुद्रयान। और ये जो पॉड बनाया गया है इसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000। तो 6000 क्यों रखा गया, क्योंकि हम लोग 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर हम ओशन के नीचे जाएंगे। ठीक है, एक मैंड प्रोग्राम होगा जिसमें 3 लोग बैठ के जाएंगे, और वो क्या करेंगे, नीचे जाके क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे। और जो नीचे जाके माइनिंग करेंगे, तो जो माइनिंग का जो सिस्टम है उसका नाम है वाराहा, है ना। ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये जो सिस्टम दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये क्या है, वाराहा। ये भी साथ में नीचे जाएगा, और वो जब बेस में जाएगा तो यहाँ से क्या करेगा, वो माइनिंग करना शुरू करेगा। कहाँ, ओशियन का जो सतह पे जाके वहाँ माइनिंग शुरू करेगा, और वहाँ से मिट्टी खुदाई करके ऊपर लेके आएगा। इसी पूरे मिशन को डीप ओशियन मिशन कहा गया है। ठीक है, ये 2021 में कैबिनेट के द्वारा क्लियर किया गया, और ये 4000 करोड़ जो है 5 साल में खर्च करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो डीप ओशन मिशन में इससे ज़्यादा और कुछ जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है पीएम जन मन कैंपेन। जनमन का मतलब क्या होगा, जनमन का मतलब होता है पीएम जनजाति। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए किया गया, हमारा जो पीवीटीजी है ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, कितने हैं, 75, है ना। तो इनके लिए उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए ये स्कीम लाया गया है, पीएम जनमन स्कीम। आपको पता है कि उनके लिए क्या किया जाएगा कि बजट 2023-24 में भी एक और स्कीम लाया गया जिसका नाम है प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, 75 नंबर ऑफ, उनके लिए एक मिशन लगाया है उनको डेवलप करने के लिए। क्यों, इसका रीजन क्या है कि कुछ कुछ स्टेट्स में चुनाव होना है, और वहाँ एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो वोटर है। खैर जो ये हमारे लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों किया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मिशन है वो 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन, जो 9 मिनिस्ट्री के तहत ये काम करेगा, और 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस है। 9 मिनिस्ट्री इसमें है, जिसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर भी है। आपको क्या बताना है कि अभी जो है हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है। ठीक है, हु इज करेंटली ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको बताना है। इसमें 24,104 करोड़ 3 साल के लिए दिया गया है।
आपको पता है कि 15 नवंबर को हम लोग क्या अनाउंस किए हैं मनाने के लिए? हम लोग मनाएंगे जनजातीय गौरव दिवस। ये 2021 से हम लोग शुरू किए हैं और फॉर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, भगवान बिरसा मुंडा। वो कहाँ के रहने वाले थे? वो झारखंड के रहने वाले थे, इसलिए। ठीक है, अब आपको हम थोड़ा सा ये बता दे रहे हैं कि इनको हम क्या क्या इसमें देंगे। ये जो कैंपेन है, जनमन कैंपेन, उनमें हम क्या क्या देंगे पीवीटी जी को? तो उनको सेफ हाउसिंग देंगे, कि क्लीन वाटर देंगे, सैनिटेशन देंगे, एजुकेशन देंगे, हेल्थ देंगे, न्यूट्रिशन देंगे, रोड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एक्सेट्रा। जो भी सुख सुविधा जो एक आम आदमी को मिलता है, एक आम पर्सन को मिलता है, वो सारे सुख सुविधा, सारे फैसिलिटीज़ उनको भी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही देश के हैं, तो उनको मिलना चाहिए। बस वो थोड़े डिसकनेक्ट हमसे रहते हैं, दैट्स वाई उनको, उनके लिए ये लाया गया है जनमन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसमें कि और क्या इंश्योर करने की, तो पीएम जय जो है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वो सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन के लिए, टीबी एलिमिनेशन के लिए, है ना, उनका जो वैक्सीनेशन है वो सबको 100% इम्यूनाइजेशन के लिए, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृबंधन योजना, पीएम पोषण, पीएम जन धन योजना, ये सबको क्या किया गया है? इंश्योर किया गया है। ठीक है, आपको पता है कि जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उसको 1960-61 में एक देवर कमीशन बना था, जिससे आइडेंटिफाई किया गया था और उनको नाम क्या दिया गया था? पीटीजी, है ना, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। लेकिन प्रिमिटिव किसी को भी बोलना है क्या है? एक डेरोगेटरी रिमार्क हो जाता है, इसलिए 2006 में क्या किया गया? इसको रीनेम करके बोला गया पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। देवर कमीशन आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे बिहार झारखंड में कौन कौन से ट्राइब्स हैं जो पीबीटीजी में आते हैं, आपको क्या बताएंगे? 75 नंबर ऑफ ट्राइब्स जो हैं वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स में आते हैं। मतलब कि अगर उतने लोग उसमें आते हैं तो उनको कुछ ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी ऑब्वियसली। तो सारे के सारे ट्राइब तो है नहीं उसमें, तो जो 75 है उसमें से कुछ जो लोग हैं, जो कुछ ट्राइब्स हैं जो बिहार यूपी में पाए जाते हैं, बिहार झारखंड में पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो है असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिलखरिया, कोरबा, माल पहाड़िया, पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया एंड सवरा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, असुर, बिरहोर, बिरजिया। आपको ध्यान कैसे रखना? असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिलखरिया, कोरबा, माल पहाड़िया, पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया एंड सवरा। ठीक है, आपको अभी बता दिए कि जनजातीय गौरव दिवस और ये जनजातीय गौरव दिवस की अगर हम बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी कहाँ गए थे? ये गए थे ये जो उलीहातू विलेज है, कहाँ? खूंटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, वहाँ गए थे। ठीक है, और वहाँ उनके बर्थ एनिवर्सरी कब मनाया जाता है उनका? नवंबर 15 को। और क्या अनाउंस किए 2021 में? कि हम मनाएंगे जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, इस डेट को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे जनजातीय गौरव दिवस। और वो क्यों करेंगे? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा जी का। ठीक है, बिरसा मुंडा जी को हम लोग क्या बोलते हैं? धरती आबा भी बोलते हैं। और ये इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 में। ठीक है, उलीहातू विलेज, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये इन्होंने एक रिवॉल्यूशन किया था, उसका नाम क्या है? उलगुलान। ठीक है, जिसको बाद में मुंडा रेविलियन भी कहा गया। बाद में क्या होता है कि इन्होंने एक 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 अपना धर्म बनाया था, जिसको क्या नाम दिया गया था? बिरसैट। ठीक है, जिसमें बोला गया था एक भगवान की बात की गई थी, एक वन गॉड की बात की गई थी। और ये बहुत ही कम एज में इनका डेथ हो जाता है, 25 साल के एज में जस्ट डेथ हो जाता है। कहाँ? रांची में। बोला जाता है कि इनको जुलाब हो गया था और इनका डेथ जो है 9 जून 1900 को इनका डेथ हो जाता है जेल में ही। ठीक है, तो इसी के लिए वहाँ प्राइम मिनिस्टर जाते हैं 15 नवंबर को और इनके बर्थ एनिवर्सरी को बोलते हैं कि हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए और रांची में एक और चीज़ का इनॉग्रेशन करते हैं, उसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क कम फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, जो कहाँ है? रांची में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क कम फ्रीडम फाइटर मूवमेंट, जो दोनों एक साथ है, फ्रीडम फाइटर म्यूजियम भी है और उसमें बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क भी है, वो कहाँ है? तो वो झारखंड के कैपिटल रांची में है। ठीक है, इससे ज़्यादा अब हम जनमन पे कोई ज़्यादा करने की बात है नहीं। ठीक है, अब अगला जो हमारा स्कीम है वो क्या है? कि प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन, है ना, कि जो बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन हो जाता है, जिसके कारण उनमें क्या हो जाता है, ये जो स्टंटिंग जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस पर एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। जब भी माल न्यूट्रिशन की बात आएगी, वो किसकी बात करेंगे हम? मिनिस्ट्री, जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री होगा वो यूनियन मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, जो उस समय जो की थी अक्टूबर 10, 2024 में। ठीक है, सॉरी 2023 होना चाहिए, 2024 में तो ये होंगी ही नहीं स्मृति ईरानी, है ना। तो स्मृति ईरानी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था और
प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। अभी जो हमारे मिनिस्टर वो कौन है? अन्नपूर्णा देवी। अभी आपको बताया उनका कंस्टिट्यूंसी कहाँ है? कोडरमा, झारखंड। तो इसके बारे में क्या बताया गया इनको इनको इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम डिटेल प्रोवाइड करेंगे कि जो भी आंगनबाड़ी है वहाँ आंगनबाड़ी के बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे और वो उसमें हम डिटेल्ड रिसर्च, डिटेल्ड फॉलो अप करेंगे कि उसमें कैसे मल न्यूट्रिशन या मल नरिश्ड हो जा रहे हैं वहाँ के बच्चे, ठीक है। और जो भी डिसीजन मेकिंग होगा वो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट या फॉलो अप केयर वो सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। इसमें और क्या दिया गया है कि ग्रोथ का मॉनिटरिंग करेंगे, उनका जो भी खाना दिया जाता है एपेटाइट है उसका टेस्टिंग करेंगे, उसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करेंगे, एक प्रॉपर डाइट चार्ट बना के दिया जाएगा ताकि जो हमारे कंट्री में जो मल न्यूट्रिशन है ना, मल नरिश्ड बच्चे जो हैं उसका जो जनसंख्या है वो कम जाए और हम इसको इलिमिनेट कर पाएँ, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है आसाम से है क्या कि एक बड़ी मदर का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। बड़ी मदर, बड़ी मदर क्या है? आप नाम से देख रहे हो कि बड़ी का मतलब क्या है? दोस्त, और दोस्त वाली माँ। जैसे वैसी माएँ जिनके बच्चों में जो वैसी माएँ जिनका बच्चे बहुत हेल्दी हैं, तो वो किस तरीके से अपने बच्चों को क्या खिला के उसी इन्वायरमेंट में रखी ताकि वो मल नरिश्ड नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगी दूसरी माँ को दो जो जिनके बच्चे कुपोषित हैं उनको क्या करेंगे वो गाइड करेंगे, ठीक है। हर एक वीक जाके हर एक आंगनबाड़ी सेंटर पे, कहने का मतलब क्या है, ये जो आंगनबाड़ी सेंटर हैं इसमें 10 तरह के बच्चे हैं, ठीक है। तो 10 बच्चों में अगर 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित नहीं हैं तो उनकी जो माएँ होंगी वो हर एक आंगनबाड़ी में जाएंगी और बताएंगी कि कैसे बच्चों को क्या क्या नाश्ता में क्या दिया जाए, खाने में कैसे क्या खिलाया जाए, पानी किस तरीके का पिलाया जाए, तो किस तरीके से अपने बच्चों को पोषण किए थे, किस तरीके से बड़ा किए, क्या खिलाए पिलाएं। तो उसी तरह की जो माएँ होती हैं उसी कॉन्सेप्ट को बोला गया है बड़ी मदर कॉन्सेप्ट, और ये आसाम से में पहली बार यूज किया गया था। इसलिए ध्यान रखेगा कि एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है कि बड़ी मदर कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन विच ऑफ द स्टेट? आसाम, अरुणाचल, सिक्किम, मणिपुर कर देगा, आपको फंस जाइएगा। आपको ध्यान रखना आसाम में। और ये इसका काम क्या है, अब इसको क्या किया गया, इसको पूरे देश में इस आइडिया को क्या कर रहे हैं हम लोग, फैला रहे हैं। इसमें क्या किया जाएगा कि हर एक आंगनबाड़ी में जाएंगी और क्या करेंगी, क्लास या फिर कह सकते हैं कि जागरूक करेंगी लोगों को, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग का जो मिशन पोषण माह भी था उसमें बोला गया है कि जो मिशन पोषण 2.0 है उसमें भी बहुत सारे बच्चे जो है वो एक इंटीग्रल एस्पेक्ट है, और 17 करोड़ एक्टिविटी जो है देखा गया किसमें, पोषण माह में, न्यूट्रिशन मंथ में। अगर हम बात करें पोषण अभियान की, तो जो पोषण अभियान है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, पोषण का पहले फुल फॉर्म आपको पता ना होना चाहिए क्या है कि POSHAN। PO का मतलब क्या होगा, P का मतलब प्राइम मिनिस्टर, O फॉर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान, है ना। पोषण का फुल फॉर्म आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसका फुल फॉर्म क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? इसमें क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन आउटकम्स किसको किसको देंगे, प्रेग्नेंट वीमेन को, लैक्टेटिंग मदर को, एडोलेसेंट गर्ल्स को, चिल्ड्रन जो उनका एज 6 साल से कम है जो आंगनबाड़ी में जा रहे हैं। आपको हम बताए थे कि आंगनबाड़ी सबसे पहले 1975 में बना था इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। 1975 में सबसे पहले आंगनबाड़ी बनाया गया था। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा झुंझुनू राजस्थान से मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था। आपको क्या बताना है कि पोषण अभियान जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, पोषण अभियान कौन से मिनिस्ट्री का ये जो स्कीम है वो आपको बताना है, ठीक है। बाकी अगला जो हमारा स्कीम है वो क्या है, प्रेरणा स्कीम। प्रेरणा का मतलब क्या होता है, इंस्पायर करना, है ना। तो जैसे ही हम किसी को इंस्पायर करने की बात कर रहे हैं, मतलब उसको कुछ सिखाएंगे, कुछ पढ़ाएंगे, है ना, तो वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रेरणा। जो प्रेरणा क्या है, वो एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें हम कैसे सिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू सिखाएंगे। उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे विथ लीडरशिप क्वालिटी, कि उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे कि जो डिफरेंस होता है नॉलेज में वो सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप का होता है, तो उसी को आगे लाने के लिए किया जा रहा है। इसमें क्या करेंगे कि हम 9th क्लास से 12th क्लास के जो भी बच्चे रहेंगे उनको एक सप्ताह क्या करेंगे, हम एक जगह रखेंगे रेसिडेंशियल, और उनको ये सिखाएंगे, जिसमें से हर एक स्कूल से 20 बच्चे आएंगे, जिसमें 10 लड़कियां और 10 गर्ल्स और 10 बॉयज, 10 लड़कियां और 10 लड़के आएंगे। और हर एक वीक वेरियस पार्ट में ये प्रोग्राम चलेगा जिसमें हम उनको क्या सिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू लर्निंग प्रोग्राम सिखाएंगे। उसका नाम प्रेरणा रखा गया है, और इसमें हम लीडरशिप क्वालिटीज भी उनको देंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले ये कहाँ, तो ये मेहसाना गुजरात में 1888 में वर्नाकुलर स्कूल में ये प्रोग्राम सबसे पहले चलाया गया था। उसी को ये देखा गया अच्छा है, तो इसको फिर से IIT गांधीनगर के द्वारा 9 वैल्यू बेस्ड थीम के साथ इसको फिर से
प्रिपेयर करके फिर से पूरे देश में लागू किया गया है। ठीक है, अब हम अगला जो है वो है स्मार्ट 2.0। व्हाट इज स्मार्ट 2.0? स्मार्ट 2.0 क्या है? ये जो है CCRAS है ना, CCRAS क्या है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। ठीक है, आपको जो है एक एक स्मार्ट 2.0 की जगह पे एक आप सुने होंगे स्मार्ट सिस्टम। तो स्मार्ट 2.0 को स्मार्ट सिस्टम से कंफ्यूज नहीं करिएगा। जो स्मार्ट सिस्टम है, इसको इरेज कर दे रहे, जो स्मार्ट सिस्टम है, सिस्टम वो क्या है, ये अलग चीज़ है, और जो स्मार्ट है वो अलग चीज़ है। जो स्मार्ट सिस्टम है वो DRDO के लिए के द्वारा बनाया गया सिस्टम है। उसमें क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज जो क्या करेगा, टॉर्पीडो सिस्टम को, ये लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है ये स्मार्ट सिस्टम। हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो है स्मार्ट 2.0। ये किस चीज़ का है? ये बनाया गया CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस अलॉन्ग विथ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या? इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्मार्ट 2.0 में क्या करेंगे कि हम मेन स्ट्रीम में जो आयुर्वेदिक रिसर्च है या टीचिंग प्रोफेशनल है उसको लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लाया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करें तो उसमें कौन कौन सा आता है? उसमें आ जाएगा आयुर्वेद, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सिद्धा के बाद आ जाएगा सोवा रिगपा और होम्योपैथी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, आयुष में क्या क्या आ जाएगा? आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा और होम्योपैथी। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये पहली बार कब फॉर्म किया गया, जो हमारा जो आयुष मिनिस्ट्री है, तो ये जो है सबसे पहले वो 2014 में फॉर्म किया गया। तो क्या इसके पहले कोई मिनिस्ट्री थी? जी हाँ, 1995 में बनाया गया था क्या? ISM&H, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। पहली बार 1995 में इसको बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। बाद में इसी को रीनेम करके 2014 में क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, AYUSH, है ना। फिर से रिपीट करें हम, आयुर्वेदा, ठीक है, योगा, न्यूरोपैथी इसमें वो छुपा हुआ है, यूनानी, ठीक है, यूनानी के बाद सिद्धा, सिद्धा में एस, एक सिद्धा और दूसरा सिद्धा जो किसका होगा? सोवा रिगपा, और H फॉर होम्योपैथी। तो ये जो 5-6 है ये मिनिस्टर ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है। इसी में जो क्या है स्मार्ट 1 वो जो है वो भी स्मार्ट 1.0 अराउंड 10 डिजीज को कवर किया गया था, जिसमें 38 कॉलेजेस के हाई प्रोफेशनल्स लोग आके पार्टिसिपेट किए थे। तो इसमें हम क्या करेंगे स्मार्ट 2 में? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्मार्ट 2.0 जो है वो किसके द्वारा लाया गया है? वो लाया गया CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें जो है आयुर्वेदिक रिसर्च और उससे रिलेटेड टीचिंग प्रोफेशनल्स, उसको हम मेन स्ट्रीम में लाने का स्कोप करेंगे, उसको मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? टू प्रोमोट क्लिनिकल स्टडी, जो भी है क्लिनिकल स्टडी को उसको दिखाएंगे कि कौन कौन सा रोग को किस तरीके से ठीक कर दिया गया है ना। अब इसमें कौन कौन सा विधि है? वो है आयुर्वेद से, योग से, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा और होम्योपैथी। ठीक है, अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आपको बता दी कि 2014 में बना था। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा जो अगला है वो क्या है? अनुभव अवार्ड 2020, अनुभव अवार्ड स्कीम 2024। अनुभव का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस, है ना। तो एक्सपीरियंस किसको मिलता है? जो एक्सपीरियंस्ड होता है। तो नाम से क्या समझ में है कि वैसे लोग जो रिटायर हो चुके हैं, 8 मंथ हो चुका है या 1 साल हो चुका है, तो वैसे लोग जो रिटायर हो चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, एम्प्लॉई, तो उनको क्या किया जाएगा? उनको बोला जाएगा कि आप अपना अनुभव शेयर करिए, एक राइटअप लिखिए अपना एक्सपीरियंस का, कि आप जो किस में हेल्प करेगा? गुड गवर्नेंस में और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहे होंगे या कहीं कहीं कुछ काम कर रहे होंगे और आपको एक ऐसा इनिशिएटिव किए होंगे जिससे बहुत सारा गुड गवर्नेंस हुआ होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुआ होगा, तो उसका अनुभव शेयर करिए। और उसमें जो सबसे अच्छा होगा उनको क्या दिया जाएगा? अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, DOPPW। ठीक है, अगर हम बात करें इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे जो पेंशन और पेंशनर वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो कौन हैं। ठीक है, और इसके लिए एक अनुभव पोर्टल भी बनाया गया है, जहां पे आप जाके क्या कर सकते हैं? अपना अनुभव जो राइटअप है उसको शेयर करेंगे। ये सबसे पहले मार्च 2015 में बनाया गया था, ताकि जो रिटायर्ड लोग हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय रह चुके हैं, जो अच्छा काम किए हैं, तो उनका कोई अनुभव है जो हर जगह इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसी के लिए ये बनाया गया था। ठीक है,
उसके बाद हम देखेंगे एक अगला जो स्कीम है वो क्या है, बोइंग सुकन्या प्रोग्राम। बोइंग बोइंग आपको पता है क्या है, एक एयरक्राफ्ट कंपनी है, कहाँ की, वो यूएस की, अमेरिका एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है ना। अभी आप हाल में सुनेंगे बोइंग का जो स्टार लाइनर है, ठीक है, स्टार लाइनर बहुत न्यूज में रहा था कि जो सुनीता विलियम्स है जो कहाँ है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो जो स्टार लाइनर से गई थी बोइंग का ही था, उसमें कुछ मैल फंक्शन हो गया जिसके कारण वो रिटर्न नहीं आ पाई, तो वही बोइंग यहाँ है। तो बोइंग सुकन्या प्रोग्राम क्या है कि इसमें क्या है कि हम सपोर्ट क्या करेंगे कि जो भी लड़कियां हैं वो अपना करियर परस्यू करें, किस में, एविएशन सेक्टर में, उसी के लिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बोइंग और सुकन्या। वैसी कन्या नहीं, सुकन्या, वैसी कन्या जो पढ़ने लिखने में अच्छी हो, दैट इज सुकन्या। सो बोइंग सुकन्या मतलब एविएशन सेक्टर में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, उन्हीं को हम क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे कि वैसी लड़कियां, वैसे लोग जो स्टेम में है ना, आपको स्टेम में क्या बताते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, जो उसमें परस्यू कर रहे हैं उसी में हमको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे और एविएशन सेक्टर में उनको जॉब देंगे। ठीक है, इसमें बोला गया है कि स्टेम लैब बनाया गया 150 प्लान लोकेशन पे, और जो प्रोग्राम है वो स्कॉलरशिप भी देगी जो पायलट वायलट बनना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, अगला जो हमारा स्कीम है वो क्या है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड, FTSC आप सुने होंगे। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड्स जो है वो जो ट्रायल प्रोसेस होता है ना, आप कभी कभी सुनते हैं वो कि आदमी को 60 साल से ट्रायल पे चल रहे हैं, है ना, 50 साल से ट्रायल पे चल रहे हैं, तो जो ट्रायल प्रोसेस है उसको जल्दीबाजी में करने के लिए जो कोड बनाया गया है, तो वो कोड कैसे बनाया गया है, जो नॉर्मल कोड्स है उसके अलावा गवर्नमेंट उसको फंड करती है, तो उस तरीके से कोड बनाया गया है ताकि जो ट्रायल प्रोसेस वो स्पीड अप हो, जल्दी हो। तो उसमें किस तरीके का केसेस दिया जाएगा, देखा जाएगा, तो जनरली जो है FTSC में जो है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में पोस्को एक्ट, POSCO है ना, पोस्को एक्ट क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। वैसे बच्चे जिन पे सेक्सुअल ऑफेंस का किसी तरीके का दिक्कत हो जाता है उनके लिए ये बनाया गया था मेनली, लेकिन इसमें हम सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल ऑफेंसेस, रेप जैसे मामलों को भी FTSC में देखा जाता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में देखा जाता है। तो उसी के लिए बोला गया है कि कैबिनेट ने क्या किया है कि फिर से 3 साल के लिए उसको पैसा दिया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, अप्रूव कर दिया है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर फर्दर 3 ईयर्स। अगर हम बात करें ये कब तक बढ़ जाएगा, ये 2026 तक ये बढ़ के चलते रहेगा, और 3 साल के जो पैसा दिया गया है वो है 1952.23 करोड़ रुपए। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, और ये फास्ट ट्रैक आपको बता दिए इट्स स्विफ्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू रेप एंड देयर कमिंग अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो पॉस्को एक्ट है उसके लिए बनाया गया था। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा फैक्चुअल देखें तो हमारा जो टारगेट था वो 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का था, जिसमें 761 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अभी हम लोग ऑपरेशन कर दिए हैं, जिसमें 414 जो है डेडिकेटेड पॉस्को एक्ट के लिए ही बनाए हैं हम लोगों ने। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे जो हमारा क्या है, ज्ञान प्रोग्राम। जो ज्ञान प्रोग्राम है वो क्या है, ज्ञान का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स। ज्ञान क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स। ये किसका क्या है, इसका चौथा फेज चल रहा है, चौथा फेज चल रहा है, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो भी टीचर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, जो वैसे टीचर जो वो जो हायर एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड टीचर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, इमिनेंट इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। ये 2015 में सबसे पहले बार लॉन्च किया गया था, और अभी ये इसका 4th फेज चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना कि ज्ञान किनके लिए है, फॉर द टीचर ट्रेनिंग, ज्वाइंट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, आपको एक और हम स्कीम कल पढ़ाए होंगे, उसका नाम क्या है, डाइट। ठीक है, डाइट प्रोग्राम, जिसका फुल फॉर्म क्या था, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट, DIET। वो भी क्या था, वो भी टीचर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए था। ज्ञान भी क्या है, टीचर ट्रेनिंग के और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। ठीक है, अगला है हमारा प्रोजेक्ट उद्भव। उद्भव का मतलब क्या होता है, ऑरिजिन, है ना, इमरजेंस। तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है वो किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। और किनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह के द्वारा। कब, 21 अक्टूबर 2023 को। तो उद्भव में हम करेंगे क्या, प्रोजेक्ट उद्भव में हम क्या करेंगे कि इंडियन आर्मी के जितने भी ओल्ड रिटायर्ड पर्सन हैं तो उनका एक अपना एक्सपीरियंस है कि कैसे वॉरफेयर में हम किस तरीके का गेम्स किया जाए, किस तरीके का चाल चला जाए। तो उसी को हम क्या करेंगे, जो ओल्ड कंटेम्प्रेरी, जो अभी का जो लोग जनरेशन है और जो पुराने लोग हैं,
है ना, वो दोनों को हम क्या करेंगे, एक कंटेम्प्रेरी मिलिट्री पेडागॉजी होगा, एक ट्रेनिंग होगा, और हम किसके साथ कोलैबोरेशन किए हैं, इंडियन आर्मी जो है वो कोलैबोरेशन किया है यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ऑफ इंडिया यूएसआई के साथ। जो तो क्या है यूएसआई की अगर हम बात करें, यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो क्या है, डिफेंस सर्विसेज थिंक टैंक है। जैसे हमारा नीति आयोग थिंक टैंक है, उसी तरीके से यूएसआई भी थिंक टैंक है। तो इंडियन आर्मी उसी के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जिसको हम प्रोजेक्ट उद्भव बोल रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ओल्ड एज वाले, जो इंटीग्रेटेड ओल्ड एज जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनका विजडम को यूज करके हम कंटेम्प्रेरी जो है, जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ लाके उनको हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देने का कोशिश करेंगे। और इसमें क्या है, जो हम लोग यूज करते हैं ना पुराना वाला, जो जो फॉरेन वाला की, जैसे आप सुनते होंगे पुराने मूवीज में कि चार्ली स्पीकिंग, टैंगो स्पीकिंग, तो उसको हम अभी क्या कर सकते हैं, वो हम क्या करेंगे, जो वोकेबुलरी है वो इंडिजिनियस स्ट्रेटेजिक वोकेबुलरी का यूज करेंगे। और कॉन्सेप्ट जो हम लोग लाएंगे वो क्या होगा, डीपली इम्बेडेड इन इंडिया का फिलॉसफी और कल्चरल हेरिटेज की बात करेंगे। जैसे हम लोग वहां से कर सकते हैं कि राधे स्पीकिंग, ठीक है, या हम लोग कर सकते हैं कि श्याम स्पीकिंग एक्सेट्रा, ये सब तरीके का, या संस्कृत का या हिंदी का कोई एक वर्ड जो हमारा कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड हो, फिलॉसफी से रिलेटेड हो, है ना, कबीरा स्पीकिंग, इस तरीके से हम लोग कुछ कर सकते हैं। जो टैंगो स्पीकिंग, चार्ली स्पीकिंग जो हम लोग करते थे, वो उसको हम लोग को क्या करना है, हटाना है, और इंडिजिनियस स्ट्रेटेजिक वोकेबुलरी को यूज करेंगे प्रोजेक्ट उद्भव में, ठीक है। और जो जो भी जूनियर मिलिट्री लीडर्स हैं उसको हम सीनियर मिलिट्री कमांडर्स या एकेडमिया के साथ मिला के दोनों को हम नॉलेज शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ठीक है। उसका था मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत जो है, आपको बताएं कि हमारा जो 1947 जब हम 100वां अपना आज़ादी का ईयर मनाएंगे, उसी समय हमारा क्या इच्छा है कि हम लोग डेवलप्ड हो जाए, हम विकसित हो जाए। तो उसमें हमारा जो काम होगा किसका, हमारा जो यूथ है उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो ये मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म युवा भारत, जिसको हम बोलते हैं मेरा युवा भारत, एम बाई माई, एम फॉर मेरा, बाई फॉर युवा, सो माई भारत इसका नाम दिया गया है। प्लेटफॉर्म है जो 31 अक्टूबर को 2023 में कर्तव्य पथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, पहले क्या नाम था इसका, पहले इसका नाम था राजपथ, ठीक है। और राजपथ से भी पहले इसका नाम क्या था, किंग्स बे, ठीक है। ये कहाँ जाती है, ये जो है वो प्रेसिडेंट वाला जो है उसी को प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट को मिलाती है ये रोड, ठीक है। तो वहीं इन्होंने लॉन्च किया, कब किया, नेशनल यूनिटी डे। हम लोग नेशनल यूनिटी डे कब बनाते हैं, अक्टूबर 31 को। किसके लिए बनाते हैं, हमारे जो जो आयरन मैन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या गया है कि एक माई भारत करके एक ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया है, जिसमें 15 साल से लेके 29 साल का एज ग्रुप को क्या करेंगे, हम लोग वहां पे मिलाएंगे, और उनका जो है जो भी थॉट है, शेयर्स हैं, उनको हम सुनेंगे और उस पर काम करने का कोशिश करेंगे। जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, माई भारत की गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म को डेडिकेट करना है फॉर द एडवांसमेंट फॉर द यूथ, एडवांसमेंट ऑफ द यूथ, ठीक है। अगला जो हमारा है अंतिम स्कीम, वो क्या है, मेरा गांव मेरा धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम। इसमें हम क्या करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या डिसाइड किया है कि हम जियो टैगिंग करेंगे हर एक गांव का। हम लोग उसको क्या करेंगे, मैप पे लाएंगे, और जो भी गांव है, जैसे यहाँ पे कोई गांव है तो उस गांव का सारा मैप लाएंगे, एक एक घर का, और वहाँ का जो डॉक्यूमेंट है, वहाँ का जो जो धरोहर है, कोई इंपॉर्टेंट मंदिर है, कोई तालाब है, कोई बढ़िया कलाकारी है, सबको हम क्या दिखाएंगे, मैप पे दिखाएंगे, ताकि लोग मैप पे ही सब उसको देख ले, ठीक है। और ये कंडक्ट किसके द्वारा करवाया जाएगा, वो करवाया जाएगा नेशनल मिशन ऑफ कल्चरल मैपिंग। और वो कौन करवाएगा, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, IGNCA, ठीक है। IGNCA ये कहाँ है, ये है न्यू दिल्ली में। इसी के द्वारा क्या किया जाएगा, हर एक गांव को मैप पे डॉक्यूमेंट किया जाएगा, सारे गांव को, और वहाँ के जो भी कल्चर है, वहाँ के जो धरोहर है, वो सबको, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं MGMD प्रोग्राम, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम। आपको ध्यान रखना है कि सारे गांव को हम क्या करेंगे, मैप पे उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। और किसके द्वारा किया जाएगा, IGNCA, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, और किसके तहत करेंगे, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के थ्रू, ठीक है। अगर हम बात करें, ये जो इंस्टीट्यूट है IGNCA, ये किनके द्वारा बनाया गया था, ये राजीव गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। कब, 1985 में ये प्रपोज किए थे,
1985 में, और 1987 में इसको रजिस्टर और कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था। जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या किया जाएगा, तो जो भी गांव का आर्ट क्राफ्ट रहेगा विलेज का, उसको हम दिखाएंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। इकोलॉजिकल ओरिएंटेड विलेज करेंगे, आपको सब कुछ बता दिए कि वहाँ का जो रामायण महाभारत से रिलेटेड अगर कुछ है, पुराण से रिलेटेड कुछ है, ओरल इपिक्स है, उसको भी दिखाएंगे, है ना। लोकल और नेशनल हिस्ट्री से अगर कुछ रिलेटेड है उसको दिखाएंगे, कोई आर्किटेक्चर जो है उसको भी दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमारा जो स्कीम है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, और हम अगले दिन से, जो कल से हम क्या करेंगे, नेशनल इवेंट देखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको बार बार रिवाइज करना है। आपको हम कल लेक्चर लेने से पहले सारा स्कीम एक बार रिवीजन भी करवा देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।